और भारत में कोरोना के केस 56,000 के पार पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र को लेकर है। यहां सिर्फ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 11,000 के पार निकल गई है और केंद्रीय टीम ने भी इस पर चिंता जताई है। इसके बीच आज बीएमसी में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। मुंबई के बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेसी, जो कि एक तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लीड कर रहे थे मुंबई में, उन्हें वहां से हटाकर इकबाल चहल को बीएमसी का कमिश्नर बना दिया गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। इस खबर पर डिटेल के लिए बात करते हैं विवेक गुप्ता से। विवेक, क्या है पूरी कहानी? मनोज, देखिए, जिस तरीके से मुंबई में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, 11,000 के पार अभी मामला पहुंच चुका है और 600 के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है। सिर्फ मुंबई में 450 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे थे कि आखिरकार बीएमसी और सरकार क्या कर रही है, क्योंकि 11,000 मामला जो आंकड़े वो छोटे नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान के 4 या 5 राज्यों को भी जोड़ लेंगे तो उतने आंकड़े नहीं है जितना सिर्फ मुंबई में है। तो उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि बीएमसी क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। तो उसको लेकर जो आज बड़ा फेरबदल किया गया है। बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी जो पूरी टीम को लीड कर रहे थे कि अलग अलग इलाकों में किस तरह से, पूरे इलाकों में जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनके हाथों से जो चीज है वो निकलती जा रही थी, उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति होती है कि जब टीम परफॉर्म नहीं हो पाती, तो सबसे पहले जो तलवार लटकती है वो उनके टीम लीडर के ऊपर होती है। तो इसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मुंबई में 11,000 का मामला, 11,000 से ज्यादा मामले पॉजिटिव हो चुके हैं। और धारावी सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। 20 लाख जैसे पॉपुलेशन इलाके में जो नंबर है धारावी में 700 के ऊपर है। 21 मौतें सिर्फ धारावी में हुई हैं। तो उसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते कि आखिरकार ये जो मामले हैं वो थम क्यों नहीं रहे, उसको रोक क्यों नहीं रहे। हालांकि बीएमसी ने दावे किए थे कि उन्होंने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी, जो मैकेनिज्म था वो पूरी लगा दिया। डोर टू डोर टेस्टिंग करना शुरू की, लोगों के मुंबई पुलिस के साथ पेट्रोलिंग करना शुरू की, ड्रोन कैमरे से नजर रखना शुरू की, ड्रोन कैमरे से अनाउंसमेंट करना शुरू की। हर एक जो कोशिश थी मैकेनिज्म की उन्होंने पूरी की, ऐसा बीएमसी का दावा है। उसके बावजूद भी ये जो नंबर है लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो जिसका खामियाजा आज बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी को उठाना पड़ा, उनका तबादला कर दिया गया है। इकबाल चहल अब बीएमसी के नए कमिश्नर होंगे। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि नया कमिश्नर, नई टीम, फिर से जो स्क्रैच लेवल से लोग, बीएमसी के लोग, तो टीम की तैयारी शुरू होगी। अब आने वाले दिनों में ये इकबाल चहल के लिए काफी बड़ा चैलेंज होगा, उनकी टीम के लिए काफी बड़ा चैलेंज होगा कि जो नंबर लगातार मुंबई में बढ़ रहे हैं उसे किस तरह से रोका जाए। मनोज जी, तो जो नए अधिकारी वहां पर आए हैं, इकबाल चहल, उनको लाया गया है, शायद अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से लाया गया है। कोई बहुत ही जाना पहचाना नाम नहीं है। विवेक, इनके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, बिल्कुल सही कहा मनोज आपने। देखिए, बिल्कुल भी जाना पहचाना नाम नहीं है, लेकिन एडमिन बैकग्राउंड, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड उनका काफी अच्छा है। आईएएस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और अपनी जो अर्बन डेवलपमेंट में उनका बताया जा रहा है कि काफी अच्छे उन्होंने काम किए थे। पूरी प्लानिंग के तहत वो काम करते हैं। हालांकि पूरी प्लानिंग के तहत प्रवीण परदेसी भी काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे थे। अब बताया जा रहा है कि पूरी प्लानिंग, जो इकबाल चहल का बैकग्राउंड की बात की जा रही है, कि पूरी प्लानिंग के साथ वो पूरा काम करते हैं, पूरी टीम को लेकर चलते हैं साथ में, कि जहां जहां जो मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, उसकी पूरी तरह रिसर्च करने के बाद ये वो अपना स्टेप आगे उठाते हैं, अपना कदम आगे उठाते हैं। लेकिन मनोज, एक बात समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस सिचुएशन में और जिस हालात में उनको नए बीएमसी कमिश्नर को लाया जा रहा है, तो ये किसी चैलेंज या किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि हालात मुंबई के बद से बदतर हो चुके हैं। नए केंद्र से टीम यहाँ पे मुंबई आई हुई है, वो लगातार राज्य सरकार के संपर्क में, लगातार बीएमसी के संपर्क में, और आनंद फानंद में अब पूरी टीम चेंज करना, ये केंद्र सरकार के लिए भी अब ट्यूनिंग की बात हो रही है। कि केंद्र सरकार की जो पहले जो कल मीटिंग हुई थी उसमें राज्य सरकार और जो बीएमसी की टीम थी, उन्होंने केंद्र सरकार की जो टीम आई है, 8 डॉक्टर की टीम, जिसे लव अग्रवाल लीड कर रहे हैं, उनसे क्या बातचीत हुई, वहां क्या प्लानिंग हुई थी, और अचानक अब बीएमसी कमिश्नर चेंज होना ना, अब वो अपने तरीके से बातचीत करेंगे, अपनी टीम के साथ बातचीत करेंगे, वो पूरी प्लानिंग चेंज होगी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उनको सेटल होने में काफी थोड़ा समय लग चुका है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो बीएमसी के नए कमिश्नर एक बड़ा चैलेंज के सामने जरूर है, क्योंकि हालात मुंबई के बिल्कुल अच्छे नहीं है, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ते आ रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज यही है कि उनके सामने अब वो नंबर कैसे कम करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी आने वाले दिनों में। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। मुंबई की कहानी ये है कि
केंद्र का जो असेसमेंट है उसके मुताबिक मुंबई में 70,000 बेड्स की तैयारी की जा रही है, आइसोलेशन बेड्स की, और जो क्रिटिकल पेशेंट होंगे उनके लिए भी जो इंतजामात है वो बढ़ाए जा रहे हैं। बहरहाल हाल फिलहाल में बीएमसी ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया था कि शराब की जो बिक्री शुरू की गई थी उसमें जो परेशानियां आ रही थी उसको देखते हुए बीएमसी ने ये फैसला लिया था कि बीएमसी के एरिया में शराब नहीं बिकेगी। बहरहाल आज ये फैसला हुआ है, अभी देखना होगा कि इसके किस तरीके के नतीजे मुंबई के संदर्भ में सामने आते हैं। बहरहाल एक बार हम दिल्ली का रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता दीपाली नंदा जुड़ी हुई लगातार अपडेट कर रहे हैं कोरोना से जुड़े हुए। दीपाली, आज इस वक्त क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें मनोज जी, तो 3390 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 56,342 तक पहुंच गई है। वहीं अगर मोर्टेलिटी रेट देखें तो अभी ये 3.2% है। अब तक कोरोना की वजह से 1886 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट में जाहिर तौर पर इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर हम रिकवरी रेट देखें तो 29.35% तक ये पहुंच गया है और कुल 16,539 लोग हैं जिन्होंने रिकवर भी किया है। लेकिन जिस तरह से विवेक बता रहे थे कि महाराष्ट्र में स्थिति कितनी चिंताजनक है, ना सिर्फ महाराष्ट्र, पहले नंबर पे महाराष्ट्र तो है ही, लेकिन अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार काफी चिंतित दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार ऐसे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संपर्क में हैं। हमने देखा कि पिछले 2 दिन में उन्होंने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात के अधिकारियों के साथ बात की और आज उन्होंने कर्नाटक और उड़ीसा और तमिलनाडु के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ बातचीत करके भी माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने को कहा और सरकार की तरफ से एश्योरेंस दिया गया है कि जितनी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत राज्य में होगी वो सब उपलब्ध कराई जाएगी। एक और अहम डेटा है जो आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है कि देश में 216 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गई है। इतनी कहा जाए कि चिंतित खबरों के बीच में एक राहत का ये डेटा है कि 216 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में वो बिल्कुल कोरोना फ्री हो गए हैं। एक और डेटा है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, सरकार के मुताबिक अभी जो कुल एक्टिव केसेस हैं उनमें से 3.2% जो लोग हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। वहीं 4.2% लोग ऐसे हैं जो कि आईसीयू में है और इसके अलावा 1.1% है जो कि वेंटिलेटर में है, यानी कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। तो ये लेटेस्ट जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज साझा की गई है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस पूरे अपडेट के लिए। तो देश में 200 से ज़्यादा ज़िले जो है वो कोरोना फ्री हैं इस वक्त और देश में कुल 720 ज़िले हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि सीबीएसई परीक्षा की तारीखें तय हो गई हैं। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं चल रही थी, लॉकडाउन के चलते बीच में रोक दी गई, तो ये बची हुई परीक्षाएं अब 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। कोरोना वायरस की महामारी के चलते ये रुकी थी परीक्षाएं। आज एचआरडी मिनिस्टर ने इस बात की घोषणा की, रमेश पोखरियाल ने। और इस बीच मध्य प्रदेश में लेबर लॉ में बदलाव किया गया है। इस पर न्यूज 18 डिजिटल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने इसे इंडस्ट्री और लेबर दोनों के लिए बड़ी राहत की बात बताया है। उन्होंने कहा है कि जहां इससे मजदूरों को 12 घंटे के शिफ्ट में सैलरी 2 गुनी मिलेगी तो वहीं इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। एक तरफ कोरोना का ये संकट है, इसको हम एक अवसर में बदल दें और इसलिए हमने तय किया कि हमें लोगों को रोजगार देना है। आज भी देखिए पूरे देश भर से मजदूर अलग अलग हिस्सों से अपने अपने गांव लौटना चाहते हैं, घर लौटना चाहते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम उनके घर के आसपास ही उद्योग खड़े करें, रोजगार के नए अवसर सृजित करें, लोगों को रोजगार दे पाए। और इसलिए मुझे जरूरी लगा एक तरफ कोरोना से लड़के उसको हराने की कोशिश करें और दूसरी तरफ बदली हुई परिस्थितियों में हमारे कानूनों को बदल के हम निवेश को आसान करें और रोजगार के नए अवसर सृजित करें। कि मजदूर की मर्जी पर निर्भर करेगा। यदि वो ओवर टाइम चाहते हैं, अधिक घंटे काम करना चाहते हैं, तो वो 12 घंटे काम कर सकेंगे, लेकिन उसके बदले में ओवर टाइम उनको मिलेगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा
अभी भी कई मजदूर ओवर टाइम करते हैं, ये स्वैच्छिक है। इसका मतलब ये सीएम साहब, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, इसका मतलब है कि 8 घंटे वो काम करेगा, 8 घंटे के बाद वो जितना काम कर रहा होगा वो ओवर टाइम में गिना जाएगा, वो ओवर टाइम में गिना जाएगा और उसको सामान्य जो सैलरी है उससे दुगनी सैलरी उस समय मिलेगी। और रिलायंस जियो में पिछले 2 हफ्तों में 3 मेगा डील्स हुई है। जियो में हिस्सा खरीदने की लिस्ट में आज विस्टा इक्विटी पार्टनर्स भी शामिल हो गए हैं। विस्टा 2.3% हिस्से के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आपको बता दें कि यह डील फेसबुक के साथ हुई डील के प्रीमियम पर हुई है और इसी के साथ जियो का वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। डील और इस खबर से रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस तरह की मजबूती मिली है, ये पूरा अपडेट लेकर यतिन मोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, ये बताइए कि जियो से निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी मार्च के निचले स्तरों से जोरदार रिकवरी देखने को मिली है। शेयर में किस तरह का मूवमेंट दिखा है? अगर आप जियो प्लेटफॉर्म्स की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि करीब 13.4% की हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेची है जियो प्लेटफॉर्म्स में मार्की इन्वेस्टर्स को, और कुल मिला के 60,600 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। फेसबुक और सिल्वर लेक की अनाउंसमेंट्स तो आई गई थी। आज सुबह हमने देखा कि विश्व का जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फंड है, जो यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी फंड है, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, उन्होंने रिलायंस जियो यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 2.3% इक्विटी का प्लेसमेंट किया और कुल मिला के करीब 11,366 करोड़ की ये डील थी जो कंप्लीट होने जा रही है। तो ओवरऑल बेसिस पे जियो प्लेटफॉर्म्स, जो कि टेक प्लेटफॉर्म्स की तरह माना जा रहा है बजाय कि एक टेलीकॉम कंपनी के, तो आगे जाते हुए काफी सारा ग्रोथ यहाँ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि अगर सिल्वर लेक पार्टनर्स हो या विस्टा इक्विटी पार्टनर्स हो, ये दोनों ही जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इनकी स्पेशलिटी है कि सिलिकॉन वैली में ये बढ़िया से बढ़िया टेक कंपनीज में निवेश करते हैं और मल्टीबैगर्स रिटर्न कमाते हैं। तो जिस हिसाब से ये 12% के प्रीमियम पे हुई है फेसबुक के ट्रांजैक्शन पे, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी है। एंटरप्राइज वैल्यू जियो प्लेटफॉर्म्स को दी जा रही है करीब 5 लाख करोड़ के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि आज रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 50% मोटा माटी जो वैल्यूएशन है वो रिलायंस जियो से आ रहा है, जियो प्लेटफॉर्म से आ रहा है। तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी तगड़ा है। और इसके अलावा रिलायंस रिटेल जो व्हाट्सएप के साथ टाई अप करने वाला है छोटे एमएसएमईज को सर्विसेज देने के लिए, वहां से भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो ओवरऑल अगर आप कंज्यूमर बिजनेस देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो वो सारे सिलेंडर्स फायर कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतिन। और बाजार की तेजी में भी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से सबसे ज्यादा योगदान रहा। हालांकि निफ्टी दिन की ऊंचाई से फिसलकर बंद हुआ है। इंडेक्स आधे % की मजबूती के साथ 9250 के पार बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक ने आखिरी घंटे में सारी बढ़त गंवा दी और 130 अंक नीचे बंद हुआ। आज के कारोबार का पूरा अपडेट लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, आज की हाईलाइट्स क्या रही? देखिए, आज मार्केट का पूरा जो मूव था वो 2 दिग्गजों के पास था। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। पहले तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों की तर्ज पर। उसके बाद मार्केट्स में एक बाइंग थी मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते वो फिजल आउट हो गई और मिड कैप स्मॉल कैप मोर और लेस फ्लैटिश नोट पे ही बंद हुए। बैंकिंग में आज प्रेशर देखने को मिला, हायर लेवल से करीब 600 अंकों के आसपास तक की बिकवाली बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आई। पावर स्टॉक्स में आज प्रेशर था, लेकिन आज फिर से डिफेंसिव सामने आया। आईटी शेयरों में खरीदारी रही, एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही, फार्मास्यूटिकल शेयरों में खरीदारी रही। लेकिन फिर से आज के 2 सबसे बड़े हाईलाइट, पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार एक बार फिर से पहुंच गई, और एचयूएल जो कि कल की बिकवाली के बाद आज जोरदार पुल बैक में था और 10% लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला। तो ये दोनों और डॉक्टर रेड्डीज, ये तीनों शेयर एक अच्छा सपोर्ट मार्केट्स को प्रोवाइड करा रहे थे। तो सुमित, आज के बाजार में किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है? देखिए, शुरुआत करते हैं निफ्टी गेनर्स के साथ। सबसे पहला नाम बट ऑब्वियसली एचयूएल का ही है। आज एक जोरदार तेजी 5% का उछाल यहां देखने को मिला। इसके अलावा टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, ये कुछ और ऐसे नाम थे जो कि एक अच्छी तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा कुछ गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो उसमें एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा।
मिड कैप गेनर्स के तौर पे टोरेंट फार्मा आज लीड कर रहा था। सेकंड हाफ में इसमें जो बाइंग है वो थोड़ी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। वोल्टास लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक दिखा चुका है, लगातार दूसरा दिन जबकि तेजी के अंदर कामकाज कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल सेकंड हाफ का स्टार परफॉर्मर और इन्फो एज में भी आज सेकंड हाफ में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में नंबर्स के बाद आरबीएल बैंक में सबसे ज्यादा प्रेशर, इसके अलावा टोरेंट पावर, बीईएल और आरईसी, ये कुछ और ऐसे नाम थे जो कि आज जब बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एफ&ओ गेनर्स में आज सबसे ऊपर था एचडीएफसी लाइफ, एक अच्छी बाइंग इंश्योरेंस स्पेस में, इसको एचडीएफसी लाइफ लीड कर रहा था, एफ&ओ का टॉप गेनर बन के आज बंद हुआ। इसके अलावा कोलगेट सेकंड हाफ में बाइंग आई, टोरेंट फार्मा और साथ साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का एक और शेयर जहां पे खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा एफ&ओ लूजर्स में सबसे पहला नाम रहा आरबीएल बैंक का, बंधन बैंक, आरईसी और बीईएल, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर आज थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। आज बैंकिंग के लिए दिन सही नहीं था, जिसमें आरबीएल नंबर्स के बाद बंधन और एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ और ऐसे नाम जो कि बिकवाली के साथ बंद हुए। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा मल्टी लोज के आसपास बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ पावर लूजर्स में टोरेंट पावर, एनटीपीसी, सीईएससी, टाटा पावर, सभी थर्मल पावर कंपनीज जो थी वहां पर मेजरली बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। फार्मा के लिए अच्छा दिन, जिसको सन फार्मा लीड कर रहा था, डॉक्टर रेड्डी साथ दे रहा था, लुपिन और बायोकॉन दोनों में खरीदारी देखने को मिली। एफएमसीजी से कोलगेट, एचयूएल, नेस्ले और गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी रही। और आखिरी में आज खबरों के दम पे या फिर नतीजों के दम पे जो शेयर में मूवमेंट आया उसमें पहला नाम एसबीआई कार्ड्स का, साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज अच्छी खबर के बाद चढ़ा, लॉरस लैब बिकवाली रही और साथ ही साथ आरबीएल बैंक खराब नंबर्स के बाद तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र हरे निशाने बंद हुए, लेकिन हायर लेवल से बिकवाली के साथ मार्केट बंद होते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। कोरोना महामारी के बीच आज सुबह सुबह देश को एक बुरी खबर मिली। रेलवे ट्रैक पर मजदूरों के साथ हुई ट्रेजेडी। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूर घर वापसी कर रहे थे और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ी ट्रेजेडी हो गई। दरअसल रेलवे ट्रैक के रास्ते ही मजदूर मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि थकान के चलते वो ट्रैक पर ही सुस्ताने लगे और फिर नींद लग गई। इस बीच मालगाड़ी आई और मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 16 मजदूरों की कटकर मौत हो गई। ट्रैक पर रोटी, कुछ पैसे और कपड़े भी बिखरे पड़े थे। चश्मदीदों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद बड़ी मुसीबतों से मजदूर जालना से भुसावल की तरफ जा रहे थे और वहां से उन्हें मध्य प्रदेश जाना था। हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम लोगों ने इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। साथ ही पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को इस प्रकार की दर्दनाक घटनाओं को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति ना हो सके। साथ ही उनके पीड़ित परिवारों की पूरी आर्थिक मदद भी जरूर करनी चाहिए। कोरोना और लॉकडाउन से हो रही परेशानियों के बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इकोनॉमी को फिर से शुरू करने, कोरोना के खिलाफ जंग को धार देने और मजदूरों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाने से लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है और एहतियात बरतना जरूरी है, लेकिन डर के माहौल में भी निकलना पड़ेगा। उन्होंने सावधानी और समझदारी के साथ लॉकडाउन खोलने की सलाह दी है। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है।
कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही है वो सुनामी बन जाएंगी। विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। आज सिंगापुर में यूएई ढाका से करीब 764 भारतीयों को लाया गया है। पहली फ्लाइट कल सिंगापुर से आई। इसके अलावा 364 पैसेंजर्स को यूएई से भारत लाया गया है। वहीं समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत मालदीव से शिप से बड़ी तादाद में फंसे हुए भारतीय लोगों को लाया जा रहा है। इस खबर पर डिटेल के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। रोहन, ये बताइए किस तरीके से चल रहा है पूरा ऑपरेशन? जी, आज दूसरा दिन है और दुनिया भर में फंसे भारतीयों को वापस लाए जाने का सिलसिला जारी है। आज 12 बजे दोपहर के लगभग एक फ्लाइट सिंगापुर से दिल्ली लैंड करती है। उसमें 234 भारतीय हैं, जिनमें की जो कि बहुत समय से सिंगापुर में फंसे हुए थे, जो आना चाहते थे, जिनके पास कोई चारा नहीं था, उन्हें लाया गया है। इसके 1.5 घंटे के बाद ढाका से श्रीनगर की एक फ्लाइट लैंड करती है और उसमें 165 भारतीय छात्र हैं, मेडिकल और बाकी स्ट्रीम्स के छात्र हैं, जो बांग्लादेश में पढ़ाई करते थे। ईद से पहले आना चाहते थे, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस रेस्क्यू फ्लाइट के जरिए अब भारत आ चुके हैं। इस फ्लाइट को पहले दिल्ली लैंड करना था, लेकिन चूंकि श्रीनगर एयरपोर्ट पे व्यवस्था हो चुकी थी तो उसे थोड़ा प्रीपोन करना पड़ा। इसके बाद रियाद से कोझिकोड की फ्लाइट है, वो टेक ऑफ कर चुकी है। वो भारत लगभग 8:30 बजे रात के लगभग पहुंचेगी। एक और फ्लाइट बहरीन से आ रही है, कोच्चि, वो रात को 11:30 बजे लैंड करेगी। उसमें लगभग 177 भारतीय हैं। और इसके बाद एक और फ्लाइट है, वो दुबई से चेन्नई आ रही है। इसमें भी 177 छात्र हैं और ये रात को 8:30 बजे के लगभग लैंड करने जा रही है। तो ये सारे जो है आज अगर सारे संख्या मिला दी जाए तो लगभग 1200-1500 आज और कल मिला के हम कह सकते हैं कि लोगों को लाया जा चुका है। और इसके बाद जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है, जो मालदीव से लोग लाए जा रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वहां भी पहले फेज में लगभग 700 लोगों को वापस लाए जाने की योजना है। शुक्रिया रोहन। देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया है। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इनसाइट और क्यूरेटेड मार्केट डाटा उपलब्ध कराया है, और वो भी बिना किसी विज्ञापन के। आपके लिए एक खुशखबरी है, अब मनी कंट्रोल प्रो का स्पेशल ऑफर 14 मई तक बढ़ा दिया गया है। यानी आप अभी भी मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और ₹20,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी पाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।